नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, रसिया, अमेरिका और चाइना के बीच इस वक्त आसमान पर पूर्ण रूप से कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए एक बेहतरीन, आक्रामक और खामोश जंग चल रही है। इन तीनों महाशक्तियों ने अपनी वायुसेना को तकनीकी रूप से अभेद्य बनाने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और अपने रक्षा बजट को ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचा दिया है। इसी बीच भारत ने भी एक ऐसा रणनीतिक दांव चलने की ठोस तैयारी कर ली है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर भारी खलबली मचा दी है। दोस्तों, एशियाई क्षेत्र में वायु शक्ति का संतुलन अब पूरी तरीके से बदलने की कगार पर है, क्योंकि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने के बेहद करीब पहुंच चुका है। क्योंकि दोस्तों, भारत के आसमान में वो संदिग्ध शिकारी एंट्री लेने वाला है जो एशिया का पूरा गेम पलट सकता है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल क्रिएट होते हैं कि भारत ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहा है जिससे पड़ोसी देशों की धड़कनें अचानक से तेज हो गई हैं। और दोस्तों, यूक्रेन वॉर के शांत होने की सुगबुगाहट के बीच भारत और रसिया के बीच ऐसा क्या पक रहा है जो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को गहराई तक प्रभावित करेगा। दोस्तों, इन तमाम सवालों का सीधा जवाब है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जिसे मिलिट्री की भाषा में 5th जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं। दोस्तों, हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बहुत जल्द रसिया के साथ में उनके सबसे आधुनिक, खतरनाक और बहुचर्चित फाइटर जेट सुखोई Su-57 की खरीद के लिए एक बड़े रक्षा सौदे पर अंतिम मुहर लगा सकता है। ये कोई सामान्य हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना की भविष्य की युद्धक कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से इस भारी भरकम डील को लेकर के दोनों देशों के टॉप लेवल के डिफेंस ऑफिसर्स के बीच में लगातार पर्दे के पीछे गंभीर बातचीत चल रही है। हालांकि दोस्तों, ये डील सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेष करके यूक्रेन में चल रहे युद्ध की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे ही उस मोर्चे पर हालात थोड़े सामान्य होते हैं या किसी शांति समझौते की रूपरेखा बनती है, भारत और रसिया इस महासमझौते को तुरंत आधिकारिक रूप दे सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम और भारत के इस कदम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और रसिया ने 2007 के अंदर मिलकर के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रसिया के इसी Su-57 को दोनों देशों के लिए संयुक्त रूप से विकसित करना था, जिसमें भारत भी भारी वित्तीय निवेश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, 2018 के अंदर भारत ने अचानक से खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। उस समय भारत की मुख्य चिंता इस जेट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, इसके पुराने इंजन की ताकत और रसिया द्वारा महत्वपूर्ण सोर्स कोड और तकनीक साझा करने में दिखाई जा रही आनाकानी थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने तब तकनीकी मूल्यांकन के बाद में क्लियर कर दिया था कि यह विमान उनकी सख्त उम्मीदों और मानकों के ऊपर पूरी तरह से खरा नहीं उतरने वाला है। लेकिन अब दोस्तों, 8 साल के बाद में परिस्थितियां पूरी तरीके से पलट चुकी हैं। रसिया अपनी गलतियों से सीखते हुए सुखोई Su-57 के अंदर कई बड़े और बुनियादी अपग्रेड कर चुका है। सबसे अहम बदलाव इसके इंजन में किया गया है। अब दोस्तों, इस विमान के अंदर नया और बेहद पावरफुल AL-51F1 इंजन लगाया गया है, जो इसे अगली 5वीं पीढ़ी की ताकत देता है। इसके अलावा दोस्तों, विमान की रडार से बचने की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए इसकी स्टेल्थ कोटिंग को पहले से कहीं ज्यादा उन्नत कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यूक्रेन वॉर के दौरान रसिया ने इस विमान को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में टेस्ट भी कर लिया है, जिससे इसका कॉम्बैट प्रूवन होना साबित हो गया है। इन सभी सुधारों के बाद अब यह विमान भारत की तकनीकी आवश्यकताओं के काफी करीब पहुंच चुका है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि इस डील का यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति प्रयासों से सीधा क्या संबंध है। तो जब से रसिया ने यूक्रेन पर अपना सैन्य अभियान शुरू किया है, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रसिया की इकोनॉमी को पंगु बनाने के लिए उस पर बेहद कड़े आर्थिक और बैंकिंग सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसके तहत अमेरिका का काटसा कानून भी सक्रिय हो चुका है, जो दुनिया के किसी भी देश को रसिया के साथ में बड़े रक्षा सौदे करने से सख्ती से रोकता है।
दोस्तों भारत ने हालांकि अपनी मजबूत कूटनीतिक ताकत और रणनीतिक महत्ता के दम पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी, लेकिन सुखोई Su-57 जैसी अरबों डॉलर की नई डील में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से पेमेंट करना एक बहुत बड़ा संकट है। अब दोस्तों अगर भविष्य के अंदर अमेरिका और रसिया के बीच में किसी भी प्रकार का शांति समझौता होता है या वैश्विक मंच के ऊपर चल रहा तनाव कुछ कम होता है, तो रसिया पर लगे बैंकिंग प्रतिबंधों के अंदर ढील मिलने की पूरी प्रबल संभावना है। हाल ही के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच भी शांति प्रयासों की जो खबरें आई हैं वो ग्लोबल तेल बाजार और जियोपॉलिटिक्स को स्थिर करने का काम कर सकती हैं। दोस्तों भारत ठीक इसी अवसर का इंतजार कर रहा है ताकि बिना किसी पश्चिमी दबाव के और बिना किसी वित्तीय अड़चन के इस डील को सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके। रसिया के लिए भी यह डील जीवन दान जैसी होगी, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उनके एरोस्पेस उद्योग को जीवित रखने के लिए भारत जैसे बड़े और भरोसेमंद खरीदार की सख्त जरूरत है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए इस वक्त एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हासिल करना कोई शौक या प्रदर्शन का विषय नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर और सख्त जरूरत बन चुका है। भारत की वायुसेना का मुख्य आधार इस समय सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के लड़ाकू फाइटर जेट्स हैं। राफेल बिल्कुल इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है, लेकिन दोस्तों तकनीकी रूप से ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। भारतीय वायुसेना को एक साथ 2 मोर्चों के ऊपर युद्ध से निपटने के लिए कम से कम 52 फाइटर स्क्वाड्रन की आधिकारिक तौर पर आवश्यकता है, लेकिन चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि एट प्रेजेंट ये संख्या गिर करके 31 के करीब आ चुकी है। दोस्तों लंबे वक्त तक हमारी इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ रहे पुराने MiG-21 फाइटर जेट्स अब पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं, फेज आउट हो चुके हैं। मिराज 2000 या फिर जैगवार जैसे दमदार फाइटर जेट्स भी अपनी उम्र के आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही सालों के अंदर उनको फेज आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स के निर्माण की गति भी अभी इतनी ज्यादा एडवांस स्तर पर नहीं है कि वायुसेना की तत्काल और भारी जरूरतों को तुरंत कंप्लीट किया जा सके। और इसी दौरान दोस्तों मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत 114 जेट खरीदने की प्रक्रिया भी काफी धीमी चल रही है। ऐसे अंदर सुखोई 57 भारतीय वायुसेना के बेड़े में गिरती लड़ाकू विमानों की संख्या को तेजी से भर सकता है और एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है। दोस्तों इस डील को जल्द फाइनल करने की सबसे बड़ी और अहम वजह चाइना का लगातार बढ़ता हुआ हवाई खतरा है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में बेहद तेज गति से अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का निर्माण किया है। विभिन्न रक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के पास इस वक्त 200 से ज्यादा J-20 विमान सक्रिय अवस्था के अंदर हैं और उसने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए इन्हें भारत के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तिब्बत और शिनजियांग के कई फॉरवर्ड एयरबेसेस के ऊपर डिप्लॉय भी कर दिया है। चाइना अपनी वायुसेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और वो भारत के मुकाबले तकनीकी बढ़त हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ भारत का पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा है। उसने भी चाइना से पहले ही J-10C लड़ाकू विमान खरीद रखे हैं और अब वो सीधे तौर पर चीनी FC-31 फाइटर जेट खरीदने की गंभीर तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान तुर्की के साथ में उनके कान फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर भी शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों जब आपके दोनों मुख्य विरोधी देश स्टेल्थ तकनीक हासिल कर रहे हों और उसे आपकी सीमाओं पर डिप्लॉय कर रहे हों, तो भारत केवल पारंपरिक रडार वाले विमानों के भरोसे अपने आसमान को सुरक्षित नहीं रख सकता। दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना चुपचाप उसके इलाकों में घुस करके महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत को जल्द से जल्द सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक विमान की सख्त जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत सीधे अमेरिका से उनका मशहूर F-35 फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद लेता है। तो दोस्तों अमेरिका इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और युद्ध में परखा हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट बताता है, लेकिन अमेरिका के हथियारों के साथ जो कड़ी शर्तें आती हैं वो भारत की दीर्घकालीन रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका अपने F-35 विमानों का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल और डेटा एक्सेस अपने पास ही रखता है। उसका लॉजिस्टिक
और सॉफ्टवेयर सिस्टम सीधा अमेरिका के मुख्य सर्वर से जुड़ा होता है। यदि भारत कभी विदेश नीति के अंदर ऐसा कोई कदम उठाता है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ चला जाता है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर के जरिए इन विमानों को जमीन पर ही लॉक कर सकते हैं या इनके कल पुर्जों की सप्लाई को रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत पहले से ही अपनी रक्षा के लिए रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका का स्पष्ट नियम है कि कोई भी देश S-400 और F-35 दोनों का एक साथ संचालन नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक का डेटा रूसी रडार सिस्टम के पास में जाने का खतरा रहता है। दोस्तों, अमेरिका कभी भी भारत को अपने इन जेट्स की क्रिटिकल तकनीक या सोर्स कोड नहीं सौंपेगा और यही दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि भारत हमेशा से भारी रक्षा उपकरणों के मामले में रूसी हथियारों को प्राथमिकता देता आया है, क्योंकि रूसी बिना किसी राजनीतिक शर्त के हथियार और तकनीक दोनों साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत का अपना महत्वाकांक्षी स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका कहा जाता है, उस पर देश के रक्षा अनुसंधान संगठन तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एविएशन तकनीक विशेष करके स्टेल्थ और एडवांस इंजन का विकास रातों रात नहीं होता है। इसमें कई दशकों का रिसर्च और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है। दोस्तों, भारत का एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 से लेकर 29 तक अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो सकता है और इसके सभी टेस्ट पूरे करके पूरी तरह से वायुसेना के बेड़े में इंक्लूड होने के अंदर 2035 तक का लंबा वक्त लग सकता है। भारत के पास अपने आसमान को असुरक्षित छोड़ करके 10 साल तक इंतजार करने का समय बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, सुखोई Su-57 की ये संभावित डील भारत के एमका प्रोग्राम के लिए एक संजीवनी का काम भी कर सकती है। भारत रसिया से सुखोई 57 सीधे रेडीमेड रूप में खरीदने के बजाय इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत देश के अंदर ही बनाने की कड़ी शर्त रखेगा। इसके जरिए भारत को महत्वपूर्ण स्टेल्थ तकनीक, एडवांस रडार सिस्टम्स और सुपर क्रूज इंजन बनाने की जटिल तकनीक हासिल होगी। भारत इन रूसी जेट्स के अंदर अपने स्वदेशी हथियार जैसे कि अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस 2 को भी इंटीग्रेट करेगा। रसिया से मिलने वाली इन हाई एंड तकनीक का सीधा और बहुत बड़ा फायदा भारत के अपने स्वदेशी विमान प्रोजेक्ट को मिलने वाला है, जिससे एमका के निर्माण में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, वहीं अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का F-35 जेट जो कुछ वक्त पहले भारत के आसमान के करीब आ गया था, उसे हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने लॉक कर दिया था, क्योंकि वो भारत की निगरानी की कोशिश कर रहा था। और बड़ी बात देखिए दोस्तों कि उस जेट को जैसे ही हमने लॉक किया, उसे भारत ने हमारी जमीन के ऊपर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था और उसके बाद में जो भारी ड्रामा क्रिएट हुआ था उसे पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि ये ब्रिटेन का फाइटर जेट था जो अमेरिका ने बनाया था। लेकिन बड़ी बात सबसे ज्यादा ये रही कि ये दोबारा से उड़ान भरने वाली पोजीशन में भी नहीं रहा, यानी भारत ने उसे लॉक किया और लॉक करने के बाद में वो दोबारा उड़ान नहीं भर पाया था और उससे दोस्तों डीअसेंबल करके एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भर करके अमेरिका भेजा गया था सुधारने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तकनीक किस लेवल की है। आज की डेट में अमेरिका के एलोन मस्क उसे कबाड़ की संज्ञा देते हैं, वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हम राफेल के पक्ष में करते हैं। राफेल को लेकर के बेशक इस वक्त फ्रांस सोर्स कोड देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजमेंट्स हमें करने पड़ेंगे। लेकिन रसिया का ये जेट हमारे लिए काफी काम का हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सुखोई 30 MKI की जो फैक्ट्रीज संचालित कर रहे हैं नासिक के अंदर, ऑलरेडी हमारे पास में बहुत बड़ा सिस्टम अवेलेबल है और उसी सिस्टम के तहत हमें केवल कुछ ही चीज़ों को इंटीग्रेट करना है और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारे प्रिय दोस्त रसिया के इस फाइटर जेट को लेकर के क्या कहना है? क्या भारत को राफेल लेना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका के ऊपर भरोसा करके F-35 लेना चाहिए या फिर रसिया के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।